दोस्तों अपने इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से 5 प्रतिज्ञाओं को अपनाने के लिए 2047 तक का टाइम दिया, जब देश के इंडिपेंडेंस के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला संकल्प भारत के लिए अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बनना है। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री बनने में इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं और इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा और इंडिया करंटली इस समय किस जगह पर खड़ा है। तो जानेंगे इन सब के बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि एक डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं। तो डिफरेंट ग्लोबल बॉडीज एंड एजेंसीज डिफरेंटली क्लासिफाई करती हैं देशों को। तो यूनाइटेड नेशन की द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स को 3 व्यापक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें पहला है डेवलप्ड इकोनॉमीज, इसके बाद इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन और आखिरी है डेवलपिंग इकोनॉमीज। और दोस्तों इनको कैटेगराइज डिवाइड करना, इसके पीछे आइडिया ये रहता है कि बेसिक इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की होती है उसको रिफ्लेक्ट करना। दोस्तों आर्थिक स्थितियों के आधार पर देशों को वर्गीकरण यानी क्लासिफाई करने के लिए यूनाइटेड नेशन की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल के आधार पर वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के डेवलप्ड और डेवलपिंग के नामकरण का उपयोग कम किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर इसका विरोध किया जाता है। फॉर्मर यूनाइटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को विकासशील देश के रूप में वर्गीकृत करने की आलोचना की थी, जिसने इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लाभों को आनंद लेने की अनुमति दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन एक डेवलपिंग कंट्री है तो अमेरिका को भी एक डेवलपिंग कंट्री बनाया जाना चाहिए। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन के क्लासिफिकेशन का विरोध क्यों किया जाता है। दोस्तों यह तर्क दिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन बहुत सटीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार टोटल 31 डेवलप्ड देश हैं, जिनमें टॉप 3 में यूएस, यूके और नॉर्वे आते हैं। भले ही अनुपात के मामले में चीन की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की तुलना में नॉर्वे के करीब है। चीन की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की तुलना में 26 गुना ज्यादा है, जबकि नॉर्वे की चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग 7 गुना है। उदाहरण के लिए यूक्रेन की प्रति व्यक्ति जीएनआई 4120 यूएस डॉलर है, जो कि चीन का 1/3 है। इसके साथ ही यूक्रेन को एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है और चाइना को एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। अब दोस्तों इंडिया इस क्लासिफिकेशन में कहाँ खड़ा है। तो भारत वर्तमान में तथाकथित विकसित देशों के साथ साथ कुछ विकासशील देशों से भी बहुत पीछे है। अक्सर डेवलप्ड कंट्री के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किसी देश के लोगों की औसत आय अधिक मायने रखती है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पीछे है। लेकिन चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5.5 गुना और ब्रिटेन की लगभग 33 गुना ज्यादा है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में असमानता अक्सर विभिन्न देशों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में दिखाई देती है। इसे इंडेक्स करने का तरीका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI पर भारत और अन्य देशों के स्कोर को देखना होता है। एक समग्र सूचकांक जहां 3 कारकों को देखकर अंतिम मूल्य प्राप्त किया जाता है। इसमें हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ सिटीजन, सेकंड है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रिसीव एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। दोस्तों भारत में HDI इंडेक्स पर एक सेकुलर इम्प्रूवमेंट हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 में 40 साल से बढ़कर अब 70 साल हो गई है। भारत ने प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय तीनों स्तरों पर शिक्षा नामांकन में भी बड़ी प्रगति की है। अब दोस्तों भारत को एक डेवलप्ड कंट्री कहे जाने के लिए भारत को कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस अभी और कवर करना बाकी है। तो विकसित देशों या चीन की तुलना में भारत के पास कवर करने के लिए उचित दूरी है। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत पर 2018 की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में कहा गया है, भले ही भारत परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी अधिकांश भारतीय अन्य मध्यम आय या अमीर देशों के लोगों की तुलना में रिलेटिवली गरीब हैं। 10% भारतीयों का उपभोग स्तर वैश्विक मध्यम वर्ग के लिए प्रतिदिन $10 खर्च की सामान्य सीमा से अधिक है। इसके अलावा अन्य इंडेक्स में जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फूड शेयर्स ये सुझाव देता है कि भारत में अमीर परिवारों को भी अमीर देशों में गरीब परिवारों के स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी कुल खपत का पर्याप्त विस्तार देखना होगा। अब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो लक्ष्य रखा है, 2047 तक हम कितना अचीव कर सकते हैं। यह आकलन करने का एक तरीका यह भी है कि अन्य देशों को वहां पहुंचने में कितना समय लग चुका है। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में नॉर्वे 1966 में यानी 56 साल पहले भारत के मौजूदा स्तर पर पहुंच गया था। दोस्तों भारत की
चीन से तुलना करना अधिक उपयोगी होगा। 2007 में चीन उस मुकाम पर पहुंच गया था जिस मुकाम पर अभी 2022 में भारत खड़ा है। इसका मतलब चीन के इस स्तर तक 2022 के स्तर तक भारत को पहुंचने में अभी 15 साल और लगेंगे। लेकिन फिर भी चीन की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय कई दशक पहले विकसित देशों द्वारा हासिल की गई थी। दोस्तों, भारत का वर्तमान HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.64 है। किसी भी विकसित देश की तुलना में यह काफ़ी कम है। चीन 2004 में 0.64 के स्तर तक पहुंच गया था और अब 0.75 के स्तर तक पहुंचने में उसको 13 साल और लग गए, जहां पे ब्रिटेन 1980 में पहुंच गया था। अब दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की 2018 की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि भारत 2047 तक क्या क्या हासिल कर सकता है। तो 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा, तब भारत में कम से कम आधे नागरिक वैश्विक मध्यम वर्ग के रैंक में शामिल हो सकते हैं। अधिकांश परिभाषाओं में इसका मतलब यह होगा कि घरों में क्लीन वाटर, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, अ सेफ इन्वायरमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग और अवकाश के कार्यों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन आय होगी। लेकिन ऐसा होने के लिए इसमें एक पूर्व शर्त भी रखी गई है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर आय की आवश्यकता है। साथ ही साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में काफी सुधार होना बाकी है। इसे पर्सपेक्टिव में देखने के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि अंतिम जनगणना में 2013 तक भारत में 21.8 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जिसने भारत को दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोगों का घर बना दिया था। अब दोस्तों, अंत में मैं आपको अपने जानना चाहूँगा कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री कहे जाने के लिए अभी कितना और समय लग सकता है। तो नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।